तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या देख लिया? पिछली क्लास में हमने फॉर्मूले देख लिए थे हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल के, एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, और किसी भी टाइम के बाद कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्टिव बचेंगे किसी भी सैंपल के अंदर, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देख लिया था। किसी को कोई डाउट है इससे पहले? ओके, चलो तो क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है द डीके कांस्टेंट फॉर copper 64 is 1.516 into 10 to the power minus 5 second inverse। आपको बताना है फाइंड द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल containing 1 microgram of copper 64। ओके, एटॉमिक मास आपको दिया गया है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर ये है 63.5 ग्राम पर मोल। ओके, बस ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो आपको पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है लैम्डा इंटू एन। तो हमें ये पता करना है बेसिकली कितने न्यूक्लियस हैं 1 माइक्रोग्राम के अंदर। तो एन कैलकुलेट कर सकते हो आप। टोटल मास हमें कितना दिया गया है? 1 माइक्रोग्राम, है कि नहीं? 1 माइक्रोग्राम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻9, ये केजी में हो गया, अपॉन यहाँ आपको दिया गया है कॉपर के लिए 63.5 ग्राम, तो 63.5 इंटू 10⁻⁻3 केजी पर मोल है ये। ठीक है ना, तो डिवाइड कर देंगे हम 6 इंटू 10⁻23 से, तो ये लगभग आपको मिलेगा 9.45 इंटू 10⁻15 न्यूक्लियाई। एक्टिविटी के लिए फॉर्मूले में पुट कर दो 1.516 टू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 9.45 टू 10⁻15, और एक्टिविटी हमें यहाँ से मिल जाएगी 1.43 टू 10⁻11 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर डाउट नहीं है तो। हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज 20 आवर्स। ओके, तो आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल एक्टिविटी will remain आफ्टर 40 आवर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताओ जरा। चलो देखो, तो बहुत ही आसान था। एक्टिविटी का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है इनिशियल एक्टिविटी इंटू हाफ की पावर टी बाय टी हाफ। सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ए हो जाएगा ए नॉट, हाफ की पावर टाइम हमें कितना दिया गया है 40 आवर्स, अपॉन टी हाफ है 20 आवर्स, ये हो गया ए नॉट बाय 4। तो 1/4 ऑफ एक्टिविटी विल बी रिमेनिंग। तो कितना बच जाएगा? 1/4 इनिशियल एक्टिविटी का रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
कोई डाउट किसी को? प्योरली फॉर्मूला बेस्ड था। और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ AU 198 is 2.7 days। तो आपको बताना है कैलकुलेट, पहली चीज है डिके कांस्टेंट, दूसरी चीज है एवरेज लाइफ, और तीसरी चीज है एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड 198। ठीक है ना। अगर एटॉमिक वेट आपको दिया गया है 198 ग्राम पर मोल, ट्राई करो। चलो देखो, तो सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है डीके कांस्टेंट। तो हमें पता है टी हाफ ये हो जाता है ln2 बाय लैम्डा, यानी कि 0.693 बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0.693 बाय टी हाफ, ये हो गया 0.693 बाय 2.7 डेज। इसे हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 24 आवर्स 3600 सेकेंड्स, ये मिलेगा आपको 2.9 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। सेकेंड आपको चाहिए एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ जो हो जाती है टी एवरेज, ये होती है 1 बाय लैम्डा, यानी मैं कह सकता हूँ 1/2.9 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करने से ये आपको मिलेगा 3.9 डेज कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है ना। तीसरे पार्ट में हमें चाहिए थी एक्टिविटी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूक्लिया निकालने पड़ेंगे। टोटल मास हमें दिया गया है कितना, 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में ही रहने देते हैं, अपॉन एटॉमिक मास है 198 ग्राम पर मोल। तो वो आएंगे 3.03 इंटू 10⁻18 न्यूक्लियाई। एक्टिविटी लैम्डा इंटू एन, लैम्डा आप निकाल चुके हो 2.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एन है 3.03 इंटू 10⁻18, और ये आपको मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻12 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तुम देख सकते हो मेनली सभी कुछ क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल falls from 600 second inverse to 500 second inverse in 40 minutes। तो आपको बतानी है उसकी हाफ लाइफ। ट्राई करो। चलो देखो, तो फॉर्मूला इसमें जो यूज करना है वो है A इज A0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ए आपको दे दिया गया है 500 सेकेंड इनवर्स, A0 था 600 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ से मिलेगा e की पावर माइनस लैम्डा टी इज 5/6।
यहाँ मैं कह सकता हूँ लैम्डा टी, दोनों तरफ अगर एल एन ले लें और माइनस साइन को गायब कर दें तो एल एन 6/5 है ना। तो यहाँ से लैम्डा आपको मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एल एन ऑफ 6/5/t, जो आपको दिया हुआ है 40 मिनट्स। लैम्डा आ गया तो अब हमें हाफ लाइफ पता है, ये जाती है एल एन 2/लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो एल एन 2/एल एन ऑफ 6/5 इंटू 40 मिनट्स। तो टी हाफ यहाँ से आ जाएगा एल एन 2 0.693 अपॉन एल एन 6/5 0.182 और इंटू 40 मिनट्स, ये आपको मिल जाएगा 152 मिनट्स। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दो सैंपल यहाँ पे लिए गए हैं, यह है चारकोल ए और यह है चारकोल बी। दोनों का इक्वल मास लिया जाता है m और m, ठीक है ना। बोथ चारकोल्स आर बर्न्ट, जलाए जाते हैं सेपरेटली एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड is collected in two separate vessels. The activity of carbon 14 is measured in both the gas from A gives 2100 counts per week and gas from B gives 1400 counts per week. आपको बताना है find the age difference between the samples A and B okay if half life of carbon 14 is 5730 years। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के ट्राई करो। चलो देखो, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, सोचने की बात है। उन्होंने बोला है कि भाई एक्टिविटी ए की है 2100 और बी की एक्टिविटी है 1400। तो हमें पता है कि कुछ समय के बाद ए की एक्टिविटी घट के 1400 होगी। जितना टाइम ए की एक्टिविटी को घट के 1400 में होने में लगेगा, उतना ही ज्यादा एज तो ए का होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी की अभी है 1400 काउंट्स पर वीक। ए को बी की रेडियो एक्टिविटी तक आने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही तो इनकी एज के बीच का डिफरेंस होगा। सो मैं कह सकता हूं इफ ए टेक्स टी टाइम टू रीच activity of B, we can say A is T older than होगा या younger than होगा बताओ। यंगर होगा ना।
अरे जितना पुराना होता है उतनी कम एक्टिविटी रह जाती है कि नहीं? यंगर देन बी। खैर हमें एज डिफरेंस पूछा गया है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। किससे? ए लिख देंगे हम ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाना चाहिए 1400, अभी है 2100 ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहाँ से आपको ई की पावर माइनस लैम्डा टी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 2/3, है ना? ln ले लो तो यहाँ से लैम्डा टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ln ऑफ 3/2 और टी आपको यहाँ से मिल जाएगा ln ऑफ 3/2 बाय लैम्डा, यानी ln ऑफ 3/2 बाय 0.693 इंटू टी हाफ। पुट कर देंगे वैल्यूज, ये आएगा 3352 ईयर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेनली रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। आगे बढ़ लेते हैं। अगली हेडिंग है हमारी रेडियो एक्टिव सीरीज। रेडियो एक्टिव सीरीज। अच्छा, अभिनवा पूछ रहे हैं 3247 एक्सेप्टेबल है क्या? तो बेटा 3247 और 3352 में 100 साल का अंतर है, तो आपको क्या लगता है एक्सेप्टेबल हो सकता है? आंसर में 100 साल का अंतर एक्सेप्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इतने साल तो मैं जीऊंगा भी नहीं भाई। मेरे जीवन से ज्यादा का तो अंतर आंसर में दे दिया तुमने। हाँ, 1-2 साल का अंतर होता चलो मान भी लेते क्योंकि कैलकुलेशन पे है, ठीक है, पर 100 साल के अंदर तो नहीं चल पाएंगे बॉस। ठीक है। कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए विदित, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता रहता है। ठीक है, अगली चीज है रेडियो एक्टिव सीरीज। रेडियो एक्टिव सीरीज का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल था जो डिके होता है और एक नया स्टेबल रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बनाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट बी मिला हो यही फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है ये खुद भी रेडियो एक्टिव हो, पर हम एक चीज बता सकते हैं कि बी जो है वो ए के कंपैरिजन में तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर क्या होता है, बी फर्दर डीके होता है सी में। मान लो सी भी स्टेबल नहीं मिला तो वो होता है डी में, वो भी नहीं है स्टेबल तो वो होता है ई में, और ऐसे करके फाइनली आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है किसी भी सीरीज के लिए। ठीक है, अब कई सारी सीरीज है, हमें रटनी नहीं है ऑब्वियसली। यहाँ से पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि ए इज लीस्ट स्टेबल। तो अगर मैं लैम्डा का ऑर्डर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं λ1 ये बड़ा होगा λ2 से, ये बड़ा होगा λ3 से। ये जनरली हम मान के चलते हैं, इनमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, पर मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो सबसे जल्दी जल्दी डिके हो रहा होगा। तो इस तरह से नेचर में कई सारी रेडियो एक्टिव सीरीज पाई जाती हैं। जैसे एक फेमस जो है वो यूरेनियम की है। यूरेनियम जो है डिके होना स्टार्ट होता है और फाइनली लेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, कई सारे अल्फा बीटा गामा कई तरह के डिके करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कह देते हैं, रेडियो एक्टिव डिके सीरीज कह सकते हैं। अब इसमें जो एक चीज आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सैंपल क्या मतलब है इसका, देखो। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक सीरीज है जो A1 कन्वर्ट हो रहा है λ1 से A2 में, जो कन्वर्ट हो रहा है λ2 से A3 में, एंड सो ऑन कुछ an तक, ऐसा मैंने मान लिया। तो इनिशियली तो हमें पता है सारा का सारा क्या किस फॉर्म में होगा, A1 के फॉर्म में होगा, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा A2 फॉर्म होगा। जैसे ही A2 फॉर्म होना स्टार्ट होगा वो डिके भी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इनिशियली आप ये समझ सकते हो
कि A1 के डिके होने की रेट तो बहुत तेज है, पर A2 की खुद की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए उसके डिके होने की रेट भी कैसी रहेगी, कम रहेगी, वो कम डिके होगा। ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में A की क्वांटिटी, A2 की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये डिके भी हो रहा है पर ये ज्यादा तेज से बन रहा है, ये मैं कह सकता हूं। तो इसका इक्विलिब्रियम कब आएगा, हमसे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि किसी टाइम t पे, मान लेते हैं n1 इसके सैंपल बचा है, n2 यहां बचा है और n3 यहां बचा है। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ A2, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ A2 आप क्या कह सकते हो कि प्रोडक्शन रेट ऑफ A2, प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 ये जब के इक्वल हो जाएगी डीके रेट ऑफ A2 के, उस समय पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई होगी, है कि नहीं। इससे पहले इसकी क्वांटिटी बढ़ रही थी, इस समय पे इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट हुई होगी, और अब क्योंकि डीके रेट बढ़ जाएगी तो इसकी क्वांटिटी घटना शुरू हो जाएगी। तो पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो था, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ आती है कि नहीं। एक चीज और हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 ये इक्वल है डीके रेट ऑफ A1 के। जिस रेट से A1 डीके हो रहा होगा उसी रेट से तो A2 बन रहा होगा, है कि नहीं। और ये इक्वल होगा किसके, लैम्डा 1 n1 के, इस टाइम पर, क्योंकि मैंने n1 मान लिया है A1 का। ठीक है ना। सिमिलरली डीके रेट ऑफ A2 की अगर बात करें तो डीके रेट ऑफ A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इसकी खुद की कंसेंट्रेशन के, यानी लैम्डा 2 इंटू n2। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जो आपको मिल जाएगी बड़ी लॉजिकल है। इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, लैम्डा 1 n1 ये इक्वल हो जाना चाहिए लैम्डा 2 n2। अरे समझ आया कि नहीं, बोलो। कोई डाउट किसी को। इस समय पे हम कह देते हैं कि भाई जो कंसेंट्रेशन है वो A2 की कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। आप चाहो तो इसे फर्दर भी लिख सकते हो, ये लैम्डा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1t। समझ आ रहा है, किसी भी समय पे इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेन चीज आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि जब ये सिचुएशन होगी उस समय पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसमें फर्दर और पढ़ेंगे हम, पर उससे पहले एक चीज देख लेते हैं जिसे कहा जाता है साइमल्टेनियस डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब कई बार क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में नहीं जा रहा होता, यानी कि हो सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट X डिके हो रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट Y में, पर यह भी हो सकता है कि साथ ही साथ कुछ न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जा रहे हो Z में। बात समझ आ रही है, यानी एक ही रेडियो एक्टिव सीरीज के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी पॉसिबल हैं। बात समझ आई। तो एक रिएक्शन तो हो गई कि X जा रहा है Y के अंदर किसी डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 से, और X जा रहा है Z के अंदर किसी डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 से। समझ पा रहे हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इफेक्टिव डिके कांस्टेंट ऑफ X क्या होगा, इफेक्टिव डिके कांस्टेंट ऑफ X, लैम्डा इफेक्टिव क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। लॉजिकल है एकदम, क्योंकि दोनों ही रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि पूछी जा सकती है मेंस वगैरह में, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी
of decay of X into Y and Z is P1 and P2 respectively. तो हम रिलेशन यूज कर लेते हैं कि लैम्डा 1 इज P1 लैम्डा इफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव, एंड लैम्डा 2 इज P2 लैम्डा इफेक्टिव। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिके कांस्टेंट अपॉन ओवरऑल डिके कांस्टेंट से आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। समझ आया? अच्छा, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई किसी टाइम के बाद क्या बताओगे आप? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स आफ्टर टाइम टी। बड़ा ही आसान है, एन को हम लिख देते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। लैम्डा की जगह क्या ले लेते हो आप, लैम्डा इफेक्टिव, क्योंकि दो के अंदर वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है नहीं। सिमिलरली रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ लिया जाए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई, वाई जो फॉर्म हो रहा था उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, तो वो हो जाएगी लैम्डा 1 इंटू एन, एन जहां पे है एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेड लैम्डा 2 इंटू एन। तो दो बेसिकली रिएक्शन हो रही हैं जो कि साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, तो उन्हें इस तरह से हम डील कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो सभी लोग। ठीक है ना। तो ये होता है साइमल्टेनियस डिके, जो कि एक साथ हो रहा था। जो दूसरे टाइप का जो हम पहले पढ़ रहे थे उसे कहा जाता है सक्सेसिव डिके। सक्सेसिव डिके, जहां हम कह रहे थे कि A1 ये ब्रेक होता है A2 में, जो ब्रेक होता है A3 में, एंड सो ऑन। ठीक है ना। उसके बारे में बात करते हैं अब। तो मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर सब कुछ A1 के ही फॉर्म में था, तो A2 A3 और बाकी कुछ फॉर्म नहीं हुआ था। किसी टाइम t पर मान लो कि A1 के N1 न्यूक्लियाई रह जाते हैं, ये रेट लैम्डा 1 है, ये रेट लैम्डा 2 है, इसके N2 फॉर्म हो जाते हैं और इसके N3 फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो अब आप क्या कह सकते हो, रेट ऑफ अक्यूमुलेशन, रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ A2 अगर हमसे पूछा जाए और मैं कह दूं कि DN2 न्यूक्लियाई ऑफ A2 आर अक्यूमुलेटेड, यानी इकट्ठे होते हैं इन टाइम dt, इस प्रोसेस इस समय के बाद dt टाइम इंटरवल में मैंने मान लिया कि DN2 न्यूक्लियाई जो हमारा A2 है उसके एक्यूमुलेट हो जाते हैं dt टाइम में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्रिएटेड क्या होगा, कितने फॉर्म हुए, इस समय पे कितने फॉर्म हो रहे होंगे, लैम्डा 1 N1 इंटू डी टी। अरे ये हो गई रेट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं समझ पा रहे, लैम्डा 1 N1 इंटू डी टी टाइम ये प्रोडक्ट अभी बने, माइनस लैम्डा 2 इंटू N2 इंटू डी टी, ये इस समय डिके हो गए। अरे है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि डी N2 बाई डी टी ये इक्वल आता है लैम्डा 1 N1 माइनस लैम्डा 2 N2। इस चीज को कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है रेट ऑफ अक्यूमुलेशन, यानी इकट्ठा होने की रेट ऑफ A2। क्लियर है। थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं, dN2 बाई डी टी प्लस लैम्डा 2 N2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 N1, या लैम्डा 1 N1 तो हम जानते हैं N नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी। समझ आ रहा है कि नहीं। ये आ जाता है हमारे पास रिजल्ट। और ये क्या है, यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप सब लोग सीख गए होंगे सॉल्व करना।
तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं और आपको भी रिजल्ट ही याद रखना है। आप सीधे बता सकते हो कि n2 की जो वैल्यू होगी वो होगी λ1 n0 बाय λ1 माइनस λ2 e की पावर माइनस λ1 t माइनस e की पावर माइनस λ2 t। ये हो जाती है किसी भी टाइम पे कंसेंट्रेशन ऑफ A2। समझ आया? बोलो भाई, नोट डाउन कर लो सभी लोग। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो a radioactive sample decays in two ways simultaneously। यानी एक साथ दो प्रोडक्ट वो बना रहा है फॉर अल्फा डीके एंड बीटा डीके। एक प्रोडक्ट अल्फा डीके से बन रहा है, एक प्रोडक्ट बीटा डीके से बन रहा है विथ मीन लाइव्स एज, मीन लाइफ आपको उनकी दी गई है 1620 ईयर्स एंड 405 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच three fourth of the sample will decay। ओके, ट्राई करो। चलो देखो, तो यहाँ दो साइमल्टेनियस डिके हो रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दो में जा रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो लैम्डा इफेक्टिव निकाल लेते हैं पहले ही। ये हो जाएगा λ1 प्लस λ2। लैम्डा हमें पता है ये क्या हो जाता है 1 बाय टी एवरेज, मीन लाइफ अगर हमें दी गई है तो लैम्डा इफेक्टिव यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 बाय 1620 प्लस 1 बाय 405, यह आ जाएगा 1 बाय 324 ईयर्स इनवर्स। ठीक है ना। अब डिके लॉ यूज कर लेते हैं। एन आपको पता है, एन हो जाता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो 3/4 सैंपल डिके होना चाहिए, मतलब 1/4 सैंपल बचा रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा एन नॉट बाय 4, ये होना चाहिए एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी। सॉल्व करोगे यहाँ से टी की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी ln4 बाय लैम्डा इफेक्टिव। ln4 को 2ln2 लिख सकते हैं बाय लैम्डा इफेक्टिव। यह आएगा 1.386 इंटू 324, जो कि आ जाएगा आपका 449 ईयर्स। तो अगर आपने आंसर दिया है 450 ईयर्स या 448 ईयर्स तो वो वैलिड होगा। कोई डाउट? बोलो भाई, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। तो क्वेश्चन है द हाफ लाइफ of uranium 238 is 3.32 into 10 to the power, गलत क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द हाफ लाइफ of uranium 238
given that 3.32 into 10 to the power minus 7 gram of radium 226 is found per gram of uranium 238 in old minerals. If half-life of radium 226 is 1600 years. ट्राई करो। चलो देखो, तो अब यूरेनियम जो है डिके हो रहा है, तो यूरेनियम 238 ये मान लो कि जा रहा है किसमें, रेडियम 226 में, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये भी रेडियो एक्टिव होगा और आगे ये भी डिके होते ही हमें पता है रेडियम रेडियो एक्टिव होता है। अब उन्होंने बता दिया है कि पर ग्राम ऑफ यूरेनियम में इतना रेडियम मिल रहा है। क्योंकि ये एक ओल्ड मिनरल है, यानी काफी समय बीत चुका है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इन ओल्ड मिनरल्स कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम इज कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेडियम आ चुका है, बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ रेडियम रीच हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा ऑफ यूरेनियम इंटू न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम, ये हो गई प्रोडक्शन रेट, ये इक्वल होनी चाहिए लैम्डा ऑफ रेडियम इंटू न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम, ये हो गई इसकी डीके रेट, है कि नहीं। इसी को मैं लिख सकता हूँ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम बाय टी हाफ ऑफ यूरेनियम या टी एवरेज ऑफ यूरेनियम, ठीक है ना। कोई भी चीज आप ले सकते हो, मैं टी हाफ ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि टी हाफ क्वेश्चन में दिया गया है। Ln2 दोनों तरफ से कट ही जाएगा, ये इक्वल हो जाना चाहिए न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम बाय टी हाफ ऑफ रेडियम। तो यहाँ से सीधे आप टी हाफ ऑफ यूरेनियम निकाल के बता सकते हो न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम अपॉन न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम इंटू टी हाफ ऑफ रेडियम। समझ आया, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मान लो मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 ग्राम मैंने लिया है यूरेनियम का, तो मास उसका कितना हो जाएगा इंटू 226 अपॉन कितना दिया गया है न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम, मास आपको बताया गया है 3.32 टू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 226 कर दिया मैंने, तो ये हो गए क्या न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम, और 1 ग्राम था यूरेनियम, तो अपॉन में क्या कर दूंगा 238। अरे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 ग्राम अपॉन 238 से यूरेनियम के न्यूक्लियाई अपॉन इतना अपॉन 226 से रेडियम के न्यूक्लियाई इनटू टी हाफ ऑफ रेडियम 1600 ईयर्स। तो यहाँ से आपको टी हाफ ऑफ यूरेनियम जो मिलेगा वो मिलेगा 4.7 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁹ ईयर्स। कोई डाउट? तो इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। बोलो भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32 इज 14.3 डेज, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्टर, तो रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में ये प्रोड्यूस हो रहा है एट रेट Q is equal to 2.7 into 10⁹ per second. How long after the production of nuclei starts
activity of phosphorus 32 will be 10⁻⁹ disintegrations per second। बात समझ आ रही है? तो आपको हाफ लाइफ दी गई है उसकी, उसके प्रोडक्शन की रेट दी गई है आपको, तो कितने समय के बाद उसकी एक्टिविटी इतनी बचेगी आपको बताना है। ट्राई करो।